अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अभी FAR 2 और FAR 1 में जो बैठे हुए थे उनको तो बता दिया तो है। FAR 1 और FAR 2 में जो होश में बैठे हुए थे उनको तो बता दिया। तो जो लोग अभी कॉस्ट में आए हैं तो पब्लिक की डिमांड पे ना एक टॉक रखवाई है स्टूडेंट्स डिप्रेशन में। तो वो जो यूथ क्लब में मोहम्मद अली होते हैं तो उनको कल कहा आने को, तो कल फिर ये 12:30 से 1:30 तक यहाँ। और ये ऑन कैमरा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर वो, क्योंकि ऑनलाइन की भी मुझे काफी बच्चों ने कहा हुआ था तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, रात तक क्लासों में हूँ, तो इसलिए फिर इनको बुला लिया था और वो फिर मैं वो अपने चैनल पे डाल के तो शेयर कर लूंगा आप लोगों से। हैं हल बताएंगे, पता नहीं, वो तो उन्हीं को पता है क्या बताएंगे। है नहीं, वैसे भी स्टूडेंट्स को ना डिप्रेशन और बहुत सारी चीजों को लेके हैं, बहुत सारी चीजों को लेके डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजों को लेके। कल एक सवाल दिया था मैंने, नहीं दिया था, ऑटम 11 दिया था, ऑटम 11। इसमें जो एक दो मसले हैं वो बता देता हूं, या कोई मसला नहीं? नहीं यार, चलें ठीक है, नहीं होगा मसला। बहरहाल ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को हो सकता है। तो एक मसला ये होता है ये स्केयर फिट और इसकी कन्वर्जन में। तो जी बहुत आसान था, बिल्कुल बहुत ही आसान था, मैं मुत्तफिक हूं इस बात से। लेकिन इसमें जो पहला टेबल है, इसमें जो पॉसिबल मसला होता है ना, बस वो बता रहा हूं, कंफ्यूजन ही होती है बस। बाकी मेरे हिसाब से भी ये जिस लेवल के सवाल होते हैं उस लेवल से लो लेवल का ही है। जो पहला टेबल है वो है पर यूनिट, और यूनिट है इसमें जो फुटबॉल्स हैं, बास्केटबॉल, वो जो रग्बी बॉल्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका पर यूनिट। तो जो इसमें आपको लेदर लिखा नजर आ रहा है, जैसे मैं फुटबॉल बता देता हूं, तो ये जो ₹38 है, ये 38 पर बॉल है, पर स्क्वायर फीट नहीं है। और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी हुई है दूसरे टेबल के अंदर, वो है ₹95 पर स्क्वायर फुट। तो पहले तो इन दो टेबल्स के रुपीस का फर्क देख लें। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बना लेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? स्क्वायर फीट। तो हमें फिर स्क्वायर फीट पर बॉल चाहिए होंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट तक पहुंचना है, तो एक बॉल के लिए कितने स्क्वायर फीट, ये हमें यहां से ढूंढना पड़ेगा। ₹38 है पर बॉल, और ये है पर स्क्वायर फीट, और हमें आंसर चाहिए स्क्वायर फीट पर बॉल। तो ये नीचे चाहिए, ये नीचे है, ये हमें ऊपर चाहिए, तो इसको पलटना है, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर स्क्वायर फीट पर बॉल निकलेगा। किसी ने, हो सकता है, ये बता रहा हूं क्योंकि जितने लोगों को लगा आसान सवाल है, तुक्के से भी डिवाइड किया हो सकता है, डिवाइड करके देखा होगा आंसर ठीक, हाँ ठीक है मैंने सही कर लिया, तो वो डिवाइड तुक्के से भी किया हो सकता था। तो इसलिए ये डिवाइड किया है हमें रुपीस पर बॉल और स्क्वायर फीट, नहीं, रुपीस पर स्क्वायर फीट से रुपीस हटा के स्क्वायर फीट पर बॉल करने हैं। मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर दिया तो रुपीस स्क्वायर बन जाएगा,
जब कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो वही सलूक उसके मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी होता है। अगर आपने 3895 मल्टीप्लाई कर दिया तो रुपीज स्क्वायर है, तो करना तो डिवाइड ही है। अब मसला यह है कि 95 को उससे डिवाइड करना है कि उसको 95 से डिवाइड करना है, वो आपने इसको देख के फैसला करना है। तो एक ये पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट था लास्ट सेंटेंस, रिक्वायरमेंट से ऊपर लास्ट सेंटेंस। जी ये वाला पॉइंट ओके। अच्छा, ये जो लास्ट सेंटेंस था इसमें एग्जामिनर को भी पता था, इनफैक्ट एग्जामिनर को पता था कि ये मैं बहुत बड़ी अमाउंट रख रहा हूं, इसलिए इसने सोल्यूशन में इसका कुछ किया नहीं। पीछे सोल्यूशन इसका कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि उसको पता था मैं बड़ी अमाउंट रख रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट को कैसे पता है कि बड़ी अमाउंट है। तो इसका ना ऑफिशियली सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि आप पहले इस 4 लाख, ये 4 लाख क्या है, अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो इसके हम लोग 2 प्लान बनाते। इसका जो असल सोल्यूशन है वो ये होता कि हम पहले इस कमिटमेंट को इग्नोर, मतलब कैंसिल कर देते, नहीं करानी हमने इसको लिफ्ट, सारी प्रोडक्शन रैंकिंग के मुताबिक करते, और फिर उसमें 4 लाख का एक एक्सपेंस लेते, और फिर एक ऑप्शन कमिटमेंट और रैंकिंग के मुताबिक करते। पता नहीं क्या बोले जा रहा हूं मैं। रैंकिंग क्या निकली है, फुटबॉल, बास्केट और रग्बी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन बजटेड वॉल्यूम्स डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एंड ऑल्सो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो 4 लाख की अमाउंट है ना, ये एग्जामिनर ने खुद सोच समझ के बड़ी अमाउंट रखी थी कि हम इससे डर के ऑर्डर कैंसिल नहीं करने वाले। इसलिए इसका जो पीछे सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कितने अवेलेबल हैं, 3, 8, 4। पहले हम करेंगे एज पर कमिटमेंट, और कमिटमेंट क्या है, फुटबॉल है 800, बास्केटबॉल है 1300 और रग्बी है 400। और आपको जो डिमांड दी हुई है उसके अंदर ये शामिल है या नहीं, शामिल है। तो इनके स्क्वायर फीट खत्म करने के बाद आएंगे रैंकिंग पे, कितने बच गए होंगे, और अब बनाएंगे पहले रग्बी। वैसे डिमांड कितनी दी हुई है, लेकिन 400 ये है तो हम 1600 लिखेंगे। फिर उसके बाद फुटबॉल बन सकेगा पूरा, तो कितना बन सकेगा, 4025। ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है और इसी के मुताबिक प्रॉफिट निकला हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि इसका असल सवाल का सलूशन ये होना चाहिए था कि एक बार प्लान ऐसे बनाते और उसके ऊपर टोटल प्रॉफिट निकलता, और एक बार इसको इग्नोर करके रैंकिंग से ही बनाते और उस पे प्रॉफिट निकलता, और उस पे जो प्रॉफिट निकलता उसमें 4 लाख की पेनल्टी को भी चार्ज करते, और फिर जिन दोनों ऑप्शन में टोटल प्रॉफिट ज्यादा आता वो ऑप्टिमम प्लान होता। इसका असल सॉल्यूशन ये बनता है। लेकिन सवाल बनाने वाले को भी पता है और मुझे देख के ही पता चल रहा था कि 4 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, तो अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो यही बेहतर निकला होगा। लेकिन पेपर में इसका सही सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि एक बार ऐसे और एक बार वैसे। अगला मसला इसमें स्टूडेंट्स को होता है कि जब प्रॉफिट निकालने लगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 4 रुपए पर लेबर आवर्स, 4 रुपए पर लेबर आवर्स। तो टोटल तक कैसे पहुंचे, इनके आवर्स के मुताबिक, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करें। हमने जो साल के शुरू में बजट बनाया था, जो आपको टेबल में दिया हुआ है, दूसरे टेबल में, ये हमने बजट बनाया था, और जब बजट बनाया था तब तक सब ठीक लग रहा था। इसलिए जो OAR 4 रुपए निकाला होगा वो उन्हीं के हिसाब से ही निकाला होगा, क्योंकि OAR साल के शुरू में निकलता है। वो तो बाद में सप्लायर की तरफ से मसला आया कि भाई इतने हैं, बस देख लो जो करना है। तो हम लोग जब टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहे हैं तो अगर 4 रुपए को अब जितने आर्स लगने हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये फिक्स किस बात का हुआ, फिक्स तो होता ही टोटल है। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना,
बेसिकली रिवर्स चलना है। हमने 4 को जितने आर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने रिवर्स चलना है कि 4 निकला कैसे था। तो 4 निकला था, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया गया था बजटेड आर्स से। तो इसलिए हमने बजटेड लेबर आर्स जो सवाल में प्रोडक्शन है उसके मुताबिक मल्टीप्लाई किया है, इसके आर्स नहीं लिए। जी, प्रॉफिट निकालने का फायदा। अभी हम साल के शुरू में खड़े हैं, आपको जो सवाल का डेटा दिया गया है 4 उस बजटेड के मुताबिक है या इस रिवाइज सिचुएशन के मुताबिक? बजटेड के मुताबिक है, इसलिए हमने 4 को यहां तक पहुंचने के लिए बजटेड से डिवाइड किया। अब रहा प्रैक्टिकल मसला, जब मैनेजमेंट को पता लग ही गया है कि वो जो सोचा था वो नहीं होने जा रहा, तो वो यकीनन कर लेंगे रिवाइज। अगर इस सवाल में ये कहा होता कि ओरिजिनली ओएआर 4 रुपए सोचा था, लेकिन इस मसले के बाद उसको रिवाइज किया, लेकिन ये नहीं कहा होता ना, क्योंकि हम ही तो बना रहे हैं ये ऑप्टिमम प्लान, तो ऐसा नहीं कहा होता। वैसे प्रैक्टिकली मैनेजमेंट यकीनन 4 को रिजेक्ट करके नया ओएआर निकालेगी। जिन्होंने किया ऑटम 11 में कुछ पूछना है तो बताएं। चलिए, कल एक नोट लिखवाया था, अब उसी को और आगे बढ़ाता हूं। कल मैंने एक जैसे एक लाइन लिख के अंडरलाइन किया था, कोई हेडिंग नहीं दी थी, जैसे एक लाइन लिखी थी कि अगर हमें बजाहिर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटेड लग रहे हैं तो एक मिसाल में करके क्या देखा था कि चेक कर लें। कैसे चेक कर लें? टोटल रिक्वायरमेंट से कंपेयर करके देख लें, तो पता चल जाएगा कि धोखा है या वाकई लिमिटिंग। अब इसी में एक और सवाल करा के फिर एक नोट लिखवा देता हूं। कल मैंने एक लाइन लिखी थी, उसको अंडरलाइन किया था कि अगर सवाल में हमें एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटेड लग रहे हैं तो क्या करें। तो पहले सवाल से क्या सिखाया कि चेक करके देख लें, हो सकता है पता चल जाए कि ये धोखा ही है, असल में बीच में एक ही लिमिटिंग था। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और सवाल लिखें, फिर उस सवाल की कंक्लूजन लिखवा दूंगा। बाकी डाटा तो सेम रिपीट कर लें, सेम सारा। नहीं सॉरी, सारा नहीं, वो जो प्रोडक्ट वाइज 3 बातें बताई थी वो रिपीट कर लें। डिमांड, लेबर आवर्स पर यूनिट और मटेरियल पर यूनिट, ये रिपीट कर लें। प्रोडक्ट थे ए और बी, मंथली डिमांड थी 4000 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स, लेबर आवर्स पर यूनिट थे 5 और 4, मटेरियल पर यूनिट था 6 किलो और 5 किलो, और अब लिख लें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 रुपए और 18 रुपए, 15 और 18, 15 रुपए और 18 रुपए। और 18, बस ए और बी की यह बात यही थी। अब उसके बाद नीचे लिखें टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ। $28,000, 28,000। और टोटल मटेरियल सप्लाई अवेलेबल फॉर द मंथ 36,000। 36,000। रिक्वायर्ड है मुझसे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान।
ठीक है, नोटेड। अच्छा, अब इसमें बज़ाहिर दो लिमिटेड हैं, तो पहले तो कर लेते हैं चेक, लेबर को चेक करते हैं। टोटल रिक्वायर्ड कितना है? ए के लिए कितने लगते हैं? अरे लगते कितने हैं, मैं बात ही सही नहीं पूछ रहा, नहीं सॉरी। ए की डिमांड कितनी है? 4000 यूनिट्स हैं। एक के लिए कितने लग जाते हैं? 5। बी की डिमांड कितनी है? एक के लिए लग जाते हैं 30। इतने टोटल रिक्वायर्ड हैं के अवेलेबल कितने हैं? 20। तो ये तो वाकई लिमिटेड हैं। मटेरियल भी चेक कर लेते हैं। टोटल रिक्वायर्ड कितना है? 4000 इंटू 6 किलो और 3000 इंटू 5 किलो, 39,000। जबकि अवेलेबल कितने हैं? तो ये भी लिमिटेड है, दोनों ही लिमिटेड है। अगर दोनों ही लिमिटेड हैं तो फिर हमें यह पहचानना पड़ेगा कि असली वाला लिमिटिंग कौन सा है, जो पहले खत्म हो जाएगा, जो पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट्स बना के चेक करेंगे ना, तो पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो इसका मतलब हमें रैंकिंग तो करनी पड़ेगी। अगर एक ही प्रोडक्ट हो ना, जैसे वो स्प्रिंग 24 वाले सवाल में दिखाया था, तो उसमें तो जिसमें कम बनेंगे वही पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि बहरहाल ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है और प्रोडक्शन रैंकिंग का सवाल है, तो अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटिंग नजर आए तो ये डबल सवाल बन जाएगा। डबल सवाल कैसे बनेगा, बना लेते हैं। ए बी, पहला टेबल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 और 18। दो लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो दोनों के हिसाब से रैंकिंग कर लेते हैं। लेबर 5, 4, कंट्रीब्यूशन पर आर 3, 4.5। तो पहली पोजीशन बी की। और चूंकि मटेरियल भी लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें मटेरियल के लिए भी रैंकिंग करनी पड़ेगी। 6 किलो, 5 किलो, कंट्रीब्यूशन पर केजी 2.5, 3.6। तो इसमें पहली पोजीशन बी की ही है। इस सवाल के बाद बना के देता हूं समरी। मिसमैच हो सकता है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। मिसमैच मतलब उधर वो फर्स्ट है, इधर ये फर्स्ट है, तो ये हो सकता है, लेकिन वो सिलेबस का नहीं है। उसका हल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वो सिलेबस में नहीं है। ये अगर इसकी रैंकिंग में इख्तलाफ आ जाता, लेबर के मुताबिक बी फर्स्ट होता और मटेरियल के मुताबिक ए फर्स्ट होता, तो ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है। इसका हल है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वो आप कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। तो खैर है, कबर में भी सवाल नहीं है उसका, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। क्यूएम में पढ़ा था, बीएफडी में भी है लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन वो भी वो और चीज है, कैपिटल राशनिंग। ये वाली चीज नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में कभी। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स ही हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं। ये 2 दिन से ये काम कर रहे हैं। आज मैं ये बता रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटेड हुए, कल ये बात की थी कि अगर बजाहिर लिमिटेड लग रहे हैं तो चेक कर लें, धोखा भी हो सकता है। तो कल वाले सवाल में इसमें धोखा था, अवेलेबल थे 40,000, तो ये मसला ही नहीं था, मसला सिर्फ यही था। लेकिन अगर
दो लिमिटिंग आ गए तो फिर कैसे होगा? तो एक तो दोनों के ऊपर कंट्रीब्यूशन निकलेगी, और आपके लेवल पे अगर ये सवाल टेस्ट हो रहा है तो रैंकिंग सेम ही आएगी, सेम हर फैक्टर के हिसाब से। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है जो सेकंड है। ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म 40 तो आपके लेवल पे ये नहीं नहीं, आपके लेवल पे रैंकिंग सेम ही आनी जी। करनी तो दोनों है ना, क्योंकि प्लान बनाएंगे तो पहले बी बनाएं कि ए बनाएं, करनी तो रैंकिंग पड़ेगी। अच्छा, दोनों के साथ रैंकिंग करनी पड़ेगी, चलें एक पे करके छोड़ दें, क्योंकि जो अगर दूसरे पे डिफरेंट हुई तो या तो आपने गलत किया होगा या वो सिलेबस से बाहर का सवाल है। तो इसलिए कर लें तो अच्छा है, ताकि गलती पता चल जाए ना। अगर आपका आंसर डिफरेंट आया तो फिर पता चल जाएगा कुछ गलती की है, तो दोबारा देख लेना सवाल। अब जो प्लान बनेंगे वो, अब हम दो प्लान बनाएंगे। डबल सवाल इसलिए कह रहा हूं कि अब ये दो प्लान का सवाल बनेगा। एक हम प्लान बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 28,000। और पहले क्या बनाएंगे? बी। कितने बना ले? 3,000। कितने अर्थ ले जाएगा? 12,000। बाकी रह जाएंगे 16,000। फिर बना लेंगे ए। ए कितने बना पाएंगे? डिवाइडेड बाय 5, 32। एक ये प्लान है, और एक प्लान बनेगा मटेरियल के एतबार से। और ये प्लान स्टार्ट होगा 36 से। पहले बनेगा बी 3,000। कितने किलो लग जाएंगे? तो इन दोनों प्लान में से ऑप्टिमम प्लान कौन सा होगा? क्यों मटेरियल वाला? हमने इन दोनों में से ऑप्टिमम प्लान नहीं देखना, जो पॉसिबल है वो देखना है। ये पॉसिबल ही नहीं होगा भाई, लेबर ही खत्म हो जाएगी। लेबर खत्म हो जाएगी तो फिर ये 3500 नहीं बन सकेंगे ना। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा, ये ही पॉसिबल है, इसलिए ये ऑप्टिमम प्लान है। नहीं है ही नहीं ना, अवेलेबल ही नहीं। तो अगर मल्टीपल फैक्टर्स लिमिटिंग लग रहे हैं तो पहले तो चेक कर लें, क्या पता धोखा हो। और अगर धोखा नहीं है तो फिर हर लिमिटिंग फैक्टर पे प्लान बनेगा। और कौन सा वाला प्लान ऑप्टिमम प्लान होगा? जो पहले खत्म हो जाए, की बजाय ये याद रख लें कि जिसमें यूनिट्स कम बन रहे होंगे। तो इस सवाल को सॉल्व नोट कर लें पहले, फिर ये नोट भी लिखवा देता हूं जी। हाँ जी, इसका कंक्लूजन ये है, क्योंकि पॉसिबल ही यही होगा शॉर्ट सप्लाई की वजह से, दूसरा प्लान पॉसिबल ही नहीं होगा। ये बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा, नया है असल में। नहीं, ये रीडेबल है ना।
हाँ जी। इस सवाल की समरी बता रहा हूं। अच्छा, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है बात जो मैंने कल लिखी थी क्या, कि एक से ज्यादा फैक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं? तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। कल जो बात की थी वहां से ये सीखा था बस कि पहले चेक कर लेंगे, चेक करके हो सकता है पता चल जाए कि धोखा ही है या वाकई लिमिटेड है। तो कल वाले सवाल में धोखा था, लेकिन अगर धोखा नहीं है यानी मल्टीपल फैक्टर्स लिमिटेड हैं, अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटेड लग रहे हैं तो ये जो कंट्रीब्यूशन पर फैक्टर निकालते हैं ये हर फैक्टर के लिए निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटेड हैं वाकई, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर फैक्टर हर एक के लिए निकालेंगे और रैंकिंग अगर तो सेम है, ये सेम लेबर के लिए भी ये फर्स्ट है, मटेरियल के लिए भी ये फर्स्ट है, और अगर रैंकिंग डिफरेंट है, रैंकिंग डिफरेंट है यानी एक के मुताबिक रैंकिंग कुछ और है, दूसरे के मुताबिक कुछ और है। जब ये शाखें बना लें तो इस शाख पे फल ये लगा लें कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको टेस्ट नहीं होगा, और इसमें लिख लें कि जैसे ऊपर वाला सवाल किया है ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी ये जो ऊपर वाला सवाल है वो इसका जवाब है, इस शाख का जवाब है ये जो सवाल अभी किया, और इस शाख का जवाब है ये आपके सिलेबस से बाहर है। यूनिट सेम आ जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा फैसला करना कौन सा ऑप्टिमम। भाई अगर दोनों में 3200 आ गया फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन से वाले 3200 को लेंगे? लिमिटिंग फैक्टर खत्म।
इसका एक सवाल होमवर्क है और तगड़ा इस तरह कि वो स्पेशल ऑर्डर मिक्स कर दिया था इसके साथ। यानी दो प्रोडक्ट्स थे, दोनों ही अच्छे थे, और एक स्पेशल ऑर्डर आ रहा था वो भी अच्छा था, लेकिन अगर उसको भी साथ मिलाएंगे तो फिर तीनों नहीं बन पा रहे होंगे। तो फिर रैंकिंग करके चलना पड़ेगा। तो वो यानी तीन प्रोडक्ट हैं, दो पहले से हैं और तीसरे को हम स्पेशल ऑर्डर कह रहे हैं। अभी हानि की है, स्पेशल ऑर्डर वाले को भी हानि की होती तो बस वो एक तीसरे प्रोडक्ट के तौर पे इस सवाल का हिस्सा बन जाएगा। तो वो स्पेशल ऑर्डर और लिमिटिंग फैक्टर मिक्स का एक सवाल था, तो वो है आपका होमवर्क। स्प्रिंग 18 सर्वर के नाम से होगा। सर्वर लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, स्प्रिंग 18, ये होमवर्क है। चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन है? 14। स्प्रिंग 18 टर्म का सवाल है, सर्वर के नाम से, ये होमवर्क है। तीसरी हेडिंग क्या थी? मेक और बाय। मेक और बाय, इसका तो आप जवाब बता ही देंगे। अगर हमारे पास एक मटेरियल या चलो प्रोडक्ट खरीदने की ऑप्शन भी है और खुद बना लें इसकी ऑप्शन भी है, खत्म, यही है बस। अच्छा, इसको भी ना मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक कह देता हूं 3.1, और इस वक्त हम मेक और बाय डिसीजन कर रहे हैं फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। ये तो ए से भी वही मतलब निकल रहा है, लेकिन ए नजरों से गायब हो जाना, इसलिए मैंने सिंगल लिख दिया। बिजनेस और भी प्रोडक्ट्स बनाता होगा, लेकिन इस वक्त फैसला सिर्फ एक के लिए हो रहा है, तो इसको मैंने 3.1 कह दिया। तो इसमें फिर क्या डिसीजन का तरीका क्या हुआ? हम दोनों ऑप्शंस की कॉस्ट्स कैलकुलेट करेंगे और सिलेक्शन कैसे करेंगे जिसमें कम कॉस्ट होगी। तो कैलकुलेट, और चूंकि डिसीजन मेकिंग है बहरहाल, तो इसलिए मैं कह देता हूं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ बोथ ऑप्शंस। अच्छा, ये ना ये मैं साथ मटेरियल भी कह रहा हूं। हो सकता है कोई हमारे एक प्रोडक्ट का मटेरियल हो, वो हम आज तक खरीदा करते थे, अब सोच रहे हैं क्यों ना उस मटेरियल की फैक्ट्री खुद लगा लें। तो ये मेक और बाय एक प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी मटेरियल के लिए भी हो सकता है। हाँ, जैसे वो एक सवाल में मटेरियल वाई हम खुद बनाना चाह रहे थे। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें हर एक की रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे, और तो उनमें से जो सस्ती ऑप्शन होगी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सारे डिसीजंस यानी मेक और बाय भी हो, और लिमिटिंग फैक्टर भी हो, और कंटिन्यू शटडाउन भी हो, और फर्दर प्रोसेसिंग भी हो। मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे भी जो होमवर्क दिया उसमें लिमिटिंग फैक्टर भी है और स्पेशल ऑर्डर भी है। फिर ऐसे भी सवाल हैं जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग भी है और कुछ और ऑप्शंस के साथ भी कंपेयर करना है, तो हाँ मिक्स हो सकते हैं। नहीं, सारे पांच नहीं इकट्ठे हो सकते, कोई
2 मिल जाएंगे। जो ऑप्शन सस्ती होगी उसको हाँ कर देंगे। चलें, इसका एक आसान सा सवाल खुद बना के कराता हूं और फिर पास पेपर का सवाल। हाँ हाँ अभी कोई बात नहीं, सवाल लिखें। currently product A is manufactured internally and following costs are incurred per unit. अब ये पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल है। डायरेक्ट मटेरियल 40 रुपए, डायरेक्ट लेबर 35, और वेरिएबल ओवरहेड्स 20, फिक्स्ड ओवरहेड्स 56 हैं जी। अभी चल रहा है सवाल। ये है रुपीस पर यूनिट जो हमें मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट पड़ती है। अब इसके बाद आगे लिखें, ये पर यूनिट वाली बात खत्म हो गई, आगे लिखें एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स है। 10,000 यूनिट्स, fixed overheads include रेंट ऑफ डिमांड मैंने कितनी बताई थी? नहीं, क्या कहा था? एनुअल डिमांड के मतलब, हाँ ठीक है। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड रेंट ऑफ 2 लाख रुपए पर ईयर, 200,000 पर ईयर ऑफ a special machine used for production of A. A supplier has offered 112 रुपए पर यूनिट, 112 पर यूनिट प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए।
यानी हमें एक सप्लायर ने ऑफर किया है कि वो हमें प्रोडक्ट ए 112 रुपए का बेचने को तैयार है। if purchase if purchase option is selected, if purchase option is selected, then special machine will no more be required. And 40% of other fixed costs, 40% of other fixed costs will also be saved. क्योंकि हम और भी प्रोडक्ट्स बनाते होंगे तो फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री तो बंद नहीं कर देंगे क्योंकि और भी प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, लेकिन कुछ हेल्पर्स सुपरवाइजर्स सिर्फ एक ही प्रोडक्शन के लिए रखे होते होंगे, तो अगर प्रोडक्शन एक ही बंद कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट में भी कमी हो जाएगी। ये है अदर फिक्स कॉस्ट जो कम हो जाएंगे। अभी सवाल चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन and inspection cost, transportation and inspection cost for purchase of product A, transportation and inspection cost for purchase of product A will be 80,000 per year, 80,000 रुपए per year। रिक्वायर्ड है मुझसे कि एडवाइस करें कि हम बाय करें या मेक ही करते रहें। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताएं सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करें कि ना करें, और सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर है फिर हम खुद बनाना बंद कर देंगे। तो मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन। अगर बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या क्या खर्चा होगा? एक तो परचेज का खर्चा होगा 112 इंटू, फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा होगा 80,000। लेकिन अगर मेक पे रहेंगे तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। मटेरियल कितना, और इन सबको मिला के भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मिला के भी कर सकते हैं 20। मशीन का रेंट रेलेवेंट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा, तो वो रेलेवेंट है, यानी रेलेवेंट मेक कॉस्ट है। कितनी? 2 लाख। देखें, अगर हमने जिस फैक्ट्री में ए बनाते हैं उस फैक्ट्री में और भी प्रोडक्ट्स बनते होंगे यकीनन, तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी इस डिसीजन के लिए रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि चाहे मेक करें चाहे बा करें, टोटल फैक्ट्री के खर्चे तो उतने ही होंगे। लेकिन ये जो स्पेशल मशीन थी ये होती ही ए के लिए थी, और ए बनाना छोड़ देंगे तो वो मशीन किराए पे लाना भी छोड़ देंगे, तो इसलिए वो किराया रेलेवेंट है। अरे मशीन नहीं है ना, किराए पे एडेप्शन किस बात की हमारा?
प्रोडक्ट ए नहीं बनाएंगे तो हम ये किराए पे नहीं लाएंगे। ये मशीन हमने ओन नहीं की हुई है, किराए पे लाया करते हैं। उसका साल का किराया बताया मैंने 2 लाख। अगर हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं तो बाकी फिक्स कॉस्ट भी होती हैं। अगर ये वाली मैंने 40% वाली बात ना की होती तो उस अदर फिक्स कॉस्ट का कुछ भी ना करते। क्यों? वो होनी थी। लेकिन अब कहा है कि 40% सेव हो जाएंगे, तो वो 40% रेलिवेंट है, बाकी 60 क्यों नहीं? वो पहले भी होनी थी, अब भी होनी है, तो सिर्फ 40% वाला जो पोर्शन है वो रेलिवेंट। मैंने आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी बताई? 56। मैंने 56 कहा था कि वो अदर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कहा था। 56 इंटू 10,000 माइनस 2 लाख, ये अदर फिक्स कॉस्ट है। और ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इनका 40% रेलिवेंट है, 144। देखिए मैंने आपको 56 जो बताई थी ना पर यूनिट, वो टोटल फिक्स कॉस्ट बोली थी, मतलब बस फिक्स कॉस्ट कहा था। तो रेंट का अब जब अलग से जिक्र कर दिया और कहा है अदर फिक्स कॉस्ट, तो रेंट के अलावा बाकी वाली का 40% रेलिवेंट। कितना बन गया ग्रैंड टोटल? 1294 माइनस करूं तो वो तो रेंट भी बच रहा है, तो मटेरियल भी बच जाएगा। अच्छा ये 144 को मैं माइनस करूं कि प्लस करूं? बाय में से माइनस करूं? अच्छा रेंट को वहां ऐड करूं कि यहां माइनस करूं, यहां ऐड भी करूं, यहां माइनस भी करूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं? हाँ जी। अच्छा अगर तो सुकून से चल रहे होते तो ये खत्म हो गया सवाल, लेकिन थोड़ा सा भी कोई गहरा सोचेगा ना तो फिर एक कंफ्यूजन आ जाएगी, जो कि हाँ मैं सोचवा रहा हूं। ये 2 लाख यहां ऐड करूं कि ना करूं? हैं? करेंगे। अगर हम बाय ऑप्शन पे गए तो मशीन का रेंट पड़ेगा, बच जाएगा ना, तो उसको मैं अदर इनकम दिखा दूं? नहीं? हाँ तो दिखाऊं ना इनकम, हवाई बात हो तो उसी को वो रेलिवेंट में है ना। 4 बातें, आना आएगा जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा। हाँ फिर तो मटेरियल कॉस्ट भी बचेगी, लेबर भी बचेगी, सारा भी बचेगा। हाँ जी। अच्छा ये ना ये शुगल की बात नहीं है, वाकई इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं। ये 2 लाख मशीन का रेंट, पहले हमें साल का मशीन का रेंट पड़ता था, तो अब हम अगर बाय पे करेंगे तो वो मशीन नहीं लानी पड़ेगी, तो वो किराया बच जाएगा, तो उसको यहां लेस करेंगे। दो लाख यहां लेस करेंगे और वहां ऐड भी करेंगे। अच्छा वो पास्ट है। अच्छा चले मैं खुद बता रहा हूं, ये बिल्कुल जहन में आ सकता है, आना चाहिए भी, जो आज तक सिखाया है कि अगर हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो मशीन का किराया पड़ता था, अब वो बचेगा ना, तो वो सेविंग है तो इनकम आनी चाहिए। नहीं किसी को नहीं लग रहा? लग रहा है ना भाई, लग रहा है, यहां इनकम आनी चाहिए है, आनी चाहिए। और यहां पर उस 2 लाख को ऐड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेक का खर्चा है। अच्छा अभी मैंने इस वक्त अपनी डिस्कशन नहीं करा रहा पास पेपर का सवाल, इसी को कंक्लूड कर रहा हूं। 2 लाख तक रख रहा हूं। अगर आपको 2 लाख वाली बात समझ आ गई तो फिर ये 144 भी उम्मीद है समझ आ जाएगा, तो इसलिए मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं पहले। इस 2 लाख को यहां पर एज अ कॉस्ट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेक ऑप्शन करेंगे तो ये कॉस्ट होगी, बाय ऑप्शन करेंगे तो नहीं होगी। अब जिनको लग रहा है कि 2 लाख यहां लिख लिया बस ठीक है, यहां नहीं लिखना, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है अभी लग रहा हो, बाद में जब वसवसा आएगा तो वो बाद में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोगों को बिल्कुल लग रहा होगा और लगना चाहिए भी
कि बाय ऑप्शन में जाएंगे तो 2 लाख को इनकम दिखाएंगे। क्यों? अब इसका जवाब यह है, ये मैं आपको आज तो बता रहा हूं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अगले सवालों में आप फिर पूछेंगे, मैं फिर बताऊंगा। कुछ को हो सकता है आज ही तसल्ली हो जाए, कुछ को 2-3 दफा बताने के बाद भी शायद ना हो। मैं इस 2 लाख की रीजन बताने लगा। किस बात की रीजन? कि इसको 2 लाख को वहां लिखना है और यहां भी लिखना है, या वहां नहीं लिखना और यहां भी नहीं लिखना। एक जगह हमारा 100 खर्च होना है और एक ऑप्शन है कि 70 खर्च होना है। बल्कि नहीं, एक जगह काम करेंगे तो 100 मिलेगा या फिर दूसरी जगह करेंगे तो 70 मिलेगा। हमने इन दोनों जॉब्स में से चूज करना है। मैं बता रहा हूं, अगर हमने ए जॉब की तो 100 मिलेगा, बी जॉब की तो 70 मिलेगा। अब ये एक डिसीजन है। इस डिसीजन को प्रेजेंट करने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इसको अलग लिखें, इसको अलग लिखें, दोनों को कंपेयर करें और कंपैरिजन के बाद डिसीजन बता दें, लेकिन अलग अलग लिख के दिखाएं। ऑप्शन ये कैश फ्लो है, ऑप्शन ये कैश फ्लो है। दोनों ऑप्शंस को लिख के प्रेजेंट करें और दोनों के कंपैरिजन से फैसला कर लें। इसकी जगह एक और तरीका यह हो सकता है कि सिर्फ ए को करना पेपर पे सॉल्व करें और ए को करेंगे तो 100 मिलेगा, लेकिन ए को कर रहे होंगे तो फिर बी नहीं कर रहे होंगे, उसको आना था नहीं आएगा, आना था ना नहीं आएगा। तो इसको हम इस बेस पे फैसला करें। तो ए को करें या ना करें? करें। क्यों? क्योंकि नेट पॉजिटिव आ रहा है। तो जब हमने कंपेयर करना है ना 2 ऑप्शंस को, तो सवाल प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करके दिखाएं और फिर उनके रिजल्ट को कंपेयर कर लें, या फिर एक ऑप्शन को सॉल्व करें और दूसरे का ना होना उसमें कुर्बानी या बचत दिखा लें। ऐसे भी डिसीजन वही आएगा। क्या डिसीजन आ रहा है? ए को करना है। कंपेयर करें, क्या डिसीजन आ रहा है? ए को करना है। तो हम जिन ऑप्शंस को सवाल में कंपेयर कर रहे हैं, अगर उनको अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कुर्बानी या बचत नहीं दिखा देना, वरना डबल हो जाएगा। दोबारा, अगर इन दोनों ऑप्शंस में हम लोग करने तो टोटल कंपेयर लगे हैं ना, ये बात तो सही है, दोनों का टोटल कंपेयर कर रहे हैं। अगर बाकी सब चीजें सेम होती, सब, सिर्फ मशीन की रेंट का ही फर्क होता, अगर बाकी सब एग्जैक्टली सेम बन रहा होता, यानी जितना हमें इसको मेक करना कॉस्ट करता था, इस 144 को भी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, असल में है, लेकिन जो बात समझाना चाह रहा हूं मैं, इस 144 को छोड़ रहा हूं। अगर हमें ये जो मेक करना है 70, 95, अगर बाय भी 95 होता तो दोनों में फर्क किस बात का? सिर्फ 2 लाख के रेंट का फर्क है ना, है ना। ये पूरा 95, पूरा 95। अगर बाकी सब सेम होता, सिर्फ इस 2 लाख का फर्क होता, हमें इसको मेक करना भी 95 कॉस्ट करता और बाय करना भी 95 कॉस्ट करता, तो फर्क सिर्फ 2 लाख का होता ना। अगर मैं यहां 2 लाख ऐड कर दूं और वहां 2 लाख माइनस कर दूं तो फर्क 4 लाख का आ जाएगा। इस टोटल में 2 लाख ऐड हो रहा होगा और उसमें 2 लाख माइनस हो रहा होगा, तो इन दोनों का कंपैरिजन करने में 4 लाख का फर्क नजर आ जाएगा, जबकि फर्क 2 लाख का है। तो कंक्लूजन ये है कि हम क्वेश्चन में जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, अगर उन ऑप्शंस को अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं तो कंपैरिजन से हो जाएगा फैसला। लेकिन अगर उनमें से किसी ऑप्शन को प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो जिस ऑप्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं सवाल में, तो या तो ए और बी को अलग अलग प्रेजेंट करें, ए करेंगे तो ये होगा, बी करेंगे तो ये होगा, और एंड रिजल्ट कंपेयर कर लें, या फिर किसी एक ऑप्शन को बस सॉल्व करें और उसके कैश फ्लोज लिखते हुए दूसरी ऑप्शन का ना होना एज अ बचत या कुर्बानी दिखाएं। यह नहीं करना कि प्रेजेंट भी अलग अलग करना है और यहां पर हम कहें 100 होगा तो 70 नहीं होगा, 70 होगा तो 100 नहीं होगा, ये बेहतर है। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये डबल इफेक्ट आ रहा होगा।
तो अगर तो हमने जिन ऑप्शंस को कंपेयर करना है उनको अलग प्रेजेंट करना है, तो फिर एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कुर्बानी या बचत नहीं दिखाना। या यहां 2 लाख पॉजिटिव लिखें या वहां ना लिखें और यहां नेगेटिव लिखें, एक काम करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।